कल वाली एग्जांपल अगर मैं आपको लास्ट वाली अगर आपको याद हो, जिसमें उसने एक नई मशीन परचेज की, उसके साथ पुरानी को रिपेयर करवा रहा था। अब दो एक साथ वो एक ही अमाउंट को दो में डिवीजन हो रही थी, एक आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वो एक्सपेंस है, और एक आपका नई मशीन का परचेज करना कमिंग इनटू योर बुक्स एज एन एसेट, और वो जो है वो आपकी एक डिफरेंट चीज है। बट दोनों की कॉम्बिनेशन की अगेंस्ट आपकी अगर या तो वो पेमेंट करता तो वो टोटल पेमेंट करता ना, ठीक है। एक बड़ी छोटी सी बात है, आपने एक नई गाड़ी परचेज की और उसके साथ ही उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग आप उस गाड़ी को उसके प्रॉपर जो है रिस्पेक्टिव शोरूम में ले जाते हैं और आप कहते हैं यार कि इसकी ये चीज रिपेयर है। अब फॉर एग्जांपल ये जो नई होंडा आ रही थी, इसमें इसकी ना स्टीयरिंग की जो है वो थोड़ी सी उसमें कोई प्रॉब्लम थी, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो यूजुअली जो है वो ये कंपनी डिफॉल्ट में आ रहा था और कंपनी इसको रिपेयर करके दे रही थी, लेकिन वो कुछ चार्जेस ले रहे थे। आपने गाड़ी परचेज की, आपने साथ ही उसको कंपनी भिजवा दिया कि यार ये मुझे स्टेज जो इशू है ना इसको आप प्लीज रिजॉल्व करके दे, उसमें प्ले आ रही थी थोड़ी सी। अब बात ये है, अस बीइंग अकाउंटेंट्स, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजैक्शन? तो आप क्या करते हैं, आपने उसको कहा जी आपका अपनी बुक्स में नई गाड़ी को तो एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया, जितनी भी आपने उसकी कॉस्ट पे की। अब उसके बाद जो आप रिपेयर करवा रहे हैं वो एसेट का पार्ट नहीं बन रहा उस रीजन के लिए, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो फिर आपका वो हो जाता है। खैर एनीवेज अभी मैं उस तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं आ रहा हूँ कि उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर कोई कॉस्ट आपने याद रखना है, वो अगर एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस और एसेट दो डिफरेंट पोल्स अपार्ट, दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो आप कभी भी एक्सपेंस को एसेट के साथ नहीं मिला सकते, ठीक है। तो यू कैन नॉट एक्चुअली जो है ना वो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ दैट एक्सपेंस इनटू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके एक्सपेंस को जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो कल के ट्रांजैक्शन में क्या था, उसने एक नई मशीन परचेज की, पुरानी वाली को उसने रिपेयर कराया और उसकी जो है वो सेपरेट एंट्री करके टोटल की पेमेंट कर रहा है। अब देखो बिल क्या मिला, बिल आपने गाड़ी जब लेकर गए हैं उसने तो आपको एक बिल बना के देना ना। लेट्स से आपको गाड़ी शोरूम से भी इशू भी नहीं हुई, आपने गाड़ी की कॉस्ट भी पे कर दी और साथ रिपेयर की कॉस्ट भी, तो उसने मिलाकर आपको एक टोटल बिल देना है, ठीक है। वो टोटल बिल की डिवीजन आपने करनी है। तो ट्रांजैक्शंस अक्सर जो है वो एग्जामिनर, और आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी है, जो कि अब आपके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है ना वो ये आ गया गाइज कि 7110 जो आपका पुराना सिलेबस है ना, उसमें जर्नल एंट्रीज को ना बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल करके नहीं पूछ रहा था। बट ये जो IGCSE वाले पेपर्स है ना, ये मैं आपसे शेयर करूंगा सारे, और कल वाले भी वो जो एंट्री थी वो IGCSE की एंट्री थी, ये आपको अब जो है वो उसने IGCSE पर टेस्ट करना है। तो IGCSE वाला थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू जो आपका वाला पहले वाला था, ठीक है। चलेंगे, अच्छा जी, तो मैं बेसिकली आ रहा था जी आपकी टूवर्ड्स ये थोड़ी सी स्टॉक मूवमेंट, ये जो मैंने आपसे शेयर किया है इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। मैंने गाइस नोट्स में जो है ना वो मतलब इस तरह है कि मैंने बहुत सिलेक्टिव चीजें पिक की हुई हैं और उसको मैंने लिखा हुआ है अपनी मतलब उसमें आसान लैंग्वेज में। तो पॉइंट ये है कि इसमें एक एक लाइन में एक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है मैंने पूरे पूरे दो दो तीन तीन चैप्टर्स को अगर आपके एक पेज के नोट में लिखा हुआ तो प्लीज इसके किसी चीज को स्किम नहीं करना, डोंट स्किम थ्रू इट, ठीक है। और उसमें जो है वो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट इज जो है वो देयर। अच्छा एनीवेज आई विल स्टार्ट ऑफ विद जो है वो थोड़ी सी इसकी स्टॉक की मूवमेंट की बात करनी है, बड़ी सिंपल सी। आपके जो इन्वेंट्री का जो आपका होता है, जो गुड्स हम नाम लेते हैं ना, यूजुअली जब हम एसेट्स की बात करते थे ना शुरू में, जब हमने डिफाइन किया एसेट्स क्या है जी, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो जो करंट एसेट्स में हमने इन्वेंट्री और गुड्स की बात की थी, उसको हम गुड्स के नाम से कोई भी टी अकाउंट नहीं यूज करते। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ ये बताने का है, आप गुड्स के नाम का, इस नेम का कोई भी अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है। देयर इज नो सच अकाउंट बाय दिस नेम। उसका रीजन क्या है, बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि अगर मैं गुड्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर मैं गुड्स में एक ही अकाउंट बनाकर जितनी मैं परचेजेस कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने परचेजेस किए, अब परचेज डेफिनेटली मेरे लिए इनफ्लो ऑफ द गुड्स है ना, तो इनटू द बिजनेस, गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस, तो वो डेबिट होना चाहिए क्योंकि एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये सबको पता चल जाना चाहिए। मैं अभी सिर्फ फॉर नाउ टी अकाउंट बना रहा हूं, मैंने भी आपको टी अकाउंट बनाना सिखाया नहीं है, लेकिन अभी इसके लिए सिर्फ आप जो है ना ये देख लो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुड्स का अकाउंट नहीं बनता। अच्छा, आप जब परचेजेस करते हैं तो आप जो है वो गुड्स आपके पास इनफ्लो हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ गुड्स बेच दिए तो डेफिनेटली वो आपके लिए गुड्स कम हो गए हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, सेल्स कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपने गुड्स परचेज किए वो यहाँ पे कर दिए, गुड्स सेल किए वो यहाँ पे कर दिए, क्या दोनों की सेम प्राइसेस हैं? नहीं, दोनों की सेम प्राइसेस नहीं है। जो आपने गुड्स बाय किए थे वो कॉस्ट प्राइस पर थे, जो गुड्स सेल किए हैं वो सेलिंग प्राइस पर हैं, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको पता है कि डिफरेंस होता है, या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ज्यादा पर सेल होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम पर सेल होगा तो लॉस हो जाएगा।
हम इन दोनों डिफरेंट अमाउंट्स को, मेरी याद रख लें बात, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या आप फ्रैंकफर्ट में भी देख लो, या आपको नहीं मिलेगा, या आपको बुक्स में कम मिलता है, प्लीज इसको समझ लो। सिंपल सी बात है, आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं, दोनों की कॉस्ट डिफरेंट है, वो एक अकाउंट में कभी भी नहीं एडजस्ट हो सकती। जब एक किस्म की कॉस्ट होती है ना, वो ही एक अकाउंट में एडजस्ट होती है, सिंपल एज दैट। लाइक टर्म्स, मैथ्स में आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना। क्या आप एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दो डिफरेंट चीजें हैं। इसी तरह ये समझ लो कॉस्ट प्राइस है, ये समझ लो सेलिंग प्राइस है, दोनों ऐड नहीं हो सकते, और टुगेदर दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन वन सिंगल अकाउंट, विच इज वाई वी डू नॉट मेंटेन अ गुड्स अकाउंट। ठीक है, बात समझ? अच्छा, आप अगर हम ये स्टॉक वाली में सारी मूवमेंट बिफोर टी अकाउंट बनाने के, ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा जी, अब क्या होता क्या है, अब जब आप गुड्स, हमने बात की जी गुड्स का, मेरी बात यहां तक सबको समझ आई है? मैं आगे फिर चलूंगा, आप मुझे सिर्फ मेरी बात यहां तक समझ आई है, मुझे जरा बता दें कि जो मैंने कहा है कि गुड्स का अकाउंट नहीं बनता। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, परफेक्ट परफेक्ट। अब जब गुड्स का एक अकाउंट नहीं बनता ना, तो फिर हम देखते हैं, हम कहते हैं यार हमने गुड्स की मूवमेंट की बात तो करनी है ना, हमारे पास गुड्स कुछ बिजनेस में आ रहे हैं और कुछ गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, और कुछ गुड्स जो हमने बेचे हैं वो लोगों को नहीं पसंद आए तो लोग वापस कर रहे हैं, जिनको हम रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है जी, रिटर्न इनवर्ड्स हैं, गुड्स कमिंग इनटू द बिजनेस, बैक इनटू द बिजनेस। फिर कुछ हमने परचेजेस किए हैं, वो गुड्स हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं थे, हमारे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं थे, एंड देन वी जो है ना वो काइंड ऑफ सेंड देम बैक, और वो हमारे लिए जो है वो गुड्स आउटफ्लो ऑफ वो गुड्स हो जाता है। अब ये सारी की सारी, ये चार किस्म की चीजें गुड्स से रिलेटेड, मैं यहां पे लिख देता हूं, गुड्स से रिलेटेड जो 4 पॉसिबल जो चीजें हो रही हैं, वो एक हो रही है जी परचेजेस, एक हो रही है जी आपकी सेल्स, ठीक है, फिर आपकी आ रही है जी परचेज रिटर्न्स, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो आ रही हैं सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, अब ये जो 4 किस्म की मूवमेंट्स हैं, ये 4 किस्म की मूवमेंट्स में कभी भी एक अकाउंट में नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकी डिफरेंट कॉस्ट्स, डिफरेंट प्राइसेस हैं, इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है, तो आई कैन क्यों, अच्छा यहां पे मैं एक दफा दोबारा बता दूं कि ये जो मैं गुड्स पे बता रहा था जी कि आपकी ये वाली परचेज और ये वाली सेल्स की प्राइस डिफरेंट है, तो ये अगर मैं एक अकाउंट में डाल दूं ना, तो आपको कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कभी भी आपको ये वाली जो आपको कॉस्ट चाहिए होती है ना, ये आपको नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर है आपने डिफरेंट प्राइसेस को लेकर इकट्ठा करके आप कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे सकते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ आपको तब मिल सकती है अगर आपने परचेजेस वाली जो कॉस्ट वाला आइटम है वो तो डाला हुआ है, प्लस जो सेल वाली कॉस्ट लोगे। अगर मैं इसकी कॉस्ट ले लेता कि जी बेचने वाले की जो है, एक्सक्यूज मी, बेचने वाले की जो कॉस्ट कितनी थी, तब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री बच गई है वो आ सकती थी, या जितनी मैंने बेच दी है। मेरी बात समझ आ गई होगी आप सबको। अगर सेम लेवल की प्राइसेस को मैं डील करता कि कॉस्ट कितने की परचेज हुई, कितने की कॉस्ट प्राइस थी जो सेल हुई, और मेरे पास कितने बच गए, तब तो वो ठीक था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। ठीक है, हम सेल्स वाले को सेल्स प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इन सब, गाइस थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इन चारों मूवमेंट ऑफ स्टॉक के लिए हम जो है वो इनके सेपरेट टी अकाउंट्स बना देते हैं, हम इनके सेपरेट अकाउंट्स बना देते हैं। हम कहते हैं यार आसान बनाओ जिंदगी अपनी, अकाउंटेंट्स कहते हैं क्या मुश्किल बात है इसमें, अगर मुझे एक एक पेज पर एक एक अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि जितनी मेरी परचेजेस हुआ करेंगी वो मैं परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा, जो गुड्स मैंने बाय की होंगी, जो गुड्स मेरे बिजनेस में आ रही हैं, उनको मैं परचेज अकाउंट में जो है वो एडजस्ट कर दिया करूंगा। जितनी मैंने उसमें से सेल कर दी है वो मैं जो है वो डेफिनेटली सेल्स अकाउंट में ले जाऊंगा, और मुझे क्योंकि सेल्स अकाउंट में सारी की सारी वो आ रही होंगी मेरे पास आइटम्स जितनी मैंने सेल कर दी है, और वो सेलिंग प्राइस पर होंगी सारी की सारी। ठीक है, उसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूं सेल्स रिटर्न वाली, क्योंकि वो भी आपकी सेम प्राइस पर आ जाती है, लेकिन मैं स्टिल उसका एक सेपरेट अकाउंट बना लेता हूं और ज्यादा ईज करने के लिए, कि मुझे वो भी कंफ्यूजन ना रहे कि यार मैंने जो खरीदी थी उसमें से बेची की थी, वो सेपरेट ही मुझे पता चल जाए कि मैंने कितनी सेल की थी। इसलिए गाइज हम जो है वो इन सब के सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। आपको लॉजिक समझ आ गई है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि गुड्स का कभी भी एक अकाउंट नहीं बनता। लेकिन अगर आपने पुरानी बुक्स में देखो तो उन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट में ना गुड्स की ये बात की हुई है कि हम उसको एक अकाउंट में वो करते थे, लेकिन वो गलती थी, बाद में रियलाइज हुआ कि यार हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए अब कि अगर कभी बात हो कि यार परचेजेस का अकाउंट सेपरेट क्यों बनाते हैं सेल से, तो आप लोग आंसर कर सको उसको कि इसमें आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह नहीं पता लग सकता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक अकाउंट से नहीं पता लग सकती क्योंकि उसकी कॉस्ट डिफर करती हैं। ओके जी, हैविंग सेड दैट आ रहा हूं वापस टुवर्ड्स द
ये आपके नोट्स, ठीक हो गया जी। स्टॉक मूवमेंट में स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज, पहली बात तो मैंने आपको बताया यहाँ पे नोट्स में कि ये होते क्या हैं, एंड देन यू टॉक अबाउट परचेजेस, गुड्स दैट आर कमिंग इनटू द बिजनेस, परचेज रिटर्न, ये आप पढ़ लीजिएगा। इनकम एक्सपेंसेस वगैरह सब की मैंने आपको एंट्रीज भी यहाँ पे बता दी हुई है और डेफिनेशन भी आपको बता दी हुई है, इनकम जनरल जर्नल वगैरह ये सारी की सारी चीजें। अच्छा जी, मैं आगे चल रहा हूँ जी, ये लेजर अकाउंट्स, टी अकाउंट्स पे, ठीक है जी। एक और डॉक्यूमेंट यहाँ वाला मैं शेयर कर दूँ आपसे, एक सेकेंड, ये भी सबको विजिबल होगा। ये मैंने दूसरा एक नोट शेयर किया जी, इसमें मैं अब आ गया हूँ टूवर्ड्स लेजर अकाउंट्स, जिनको आप टी अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने रिकॉर्डिंग वाला फेज हमारा पूरा हो गया, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमें डबल एंट्री करनी आ गई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और कल भी हमने इस चीज को जब देखा था, हमें रूल्स ऑफ डबल एंट्री का पता है। हमारे सामने ट्रांजैक्शन आती है, हम उस ट्रांजैक्शन में से वो हेड्स को आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले कि उस हर एंट्री में मिनिमम 2 अकाउंट्स, आई रिपीट, in every entry minimum 2 accounts will be affected, ठीक है। both of them can be assets at the same time, ठीक है। एंड इस तरह जो है वो आपके, ये डिपेंड नहीं करता कि दो डिफरेंट कैटेगरीज जरूरी नहीं है कि एक एसेट हो तो दूसरी लाइबिलिटी हो, नो। देखो, मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश देकर, आई परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो उसमें क्या है कि आपने फर्नीचर जो है वो एसेट आपने डेबिट किया एंड आपने कैश जो है वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फॉर दैट रीजन हम फर्नीचर एंड कैश की बात कर रहे थे कि अगर आप फर्नीचर जो है वो अगर आप परचेज करते हो थ्रू कैश, तो व्हाट हैपेंस इज कि आप उसमें जो है ना फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो एसेट आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट जो है वो आप कैश दे रहे हैं, तो आपका जो है वो कैश जो है ना वो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। एट द सेम टाइम विच ऑल्सो मीन्स कि आपका सेम हेड ऑफ अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एंट्री। द पॉइंट इज कि इसको ये रियलाइज करना कि दो डिफरेंट हेड्स जरूरी नहीं होते। इस तरह की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपको मिल जाएंगी, राइट, एंड उसमें जो है वो व्हाट हैपेंस इज के ये जो मैं आपको बता रहा था कि वी परचेज फर्नीचर, तो विच मीन्स के फर्नीचर इज एन एसेट दैट इज बीइंग इंक्रीज एंड वो आप डेबिट कर देते हैं, एंड इसके अगेंस्ट जो है वो अगर आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इज एन एसेट विच इज बीइंग डिक्रीज एंड उसके अगेंस्ट जो है वो ये आपकी एंट्री हो जाती है। अब ये दोनों सेम हेड्स हैं, ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, तो सेम क्लास इफेक्ट कर सकती है, ये नेसेसरी नहीं है कि आपके डिफरेंट क्लासेस इफेक्ट करेंगी, बट मेजॉरिटी केसेस में डिफरेंट क्लासेस भी इफेक्ट करती हैं। अगर ओनर इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट, ठीक है, तो वो आपको पता है एसेट इंक्रीज करेगा तो कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ओनर्स इक्विटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने कोई चीज बाय कर ली है इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट और पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये आप सबको पता इन चीजों का, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। ओके जी, हैविंग सेड दैट, अब जब आपको डबल एंट्री का पता चल गया कि हमने बुक कीपिंग करनी है, तो इसको जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जी इनकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। मैं सारा लिख देता हूँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैं यहीं पे डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड देन उसके बाद आपकी जो है ना पोस्टिंग हो रही होती है, पोस्टिंग भी गाइस बुक्स में हो रही होती है और उनको कहते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। दोनों में फर्क देखना है, दोनों में फर्क आपको, ये वर्ड आपको, ये फाइनल एंट्री वाला वर्ड आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। बुक्स में भी उन्होंने ओरिजिनल एंट्री का वर्ड यूज किया होता है, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए ज्यादा आसान बना रहा हूं। एक चीज है जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एक है जो बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है, तो आप दोनों में देखो कितना इजी हो गया डिफरेंस क्रिएट करना। एक ओरिजिनल एंट्री का क्या मतलब है, जिसमें पहली दफा एंट्री होनी है, ठीक है, वो कौन सी वाली होगी बुक, डेफिनेटली वो बुक्स होंगी जिसमें सबसे पहले डबल एंट्री होनी है। क्यों? क्योंकि टी अकाउंट्स बनने से पहले डबल एंट्री करनी है बुक्स में। आई होप कि मैंने बड़ा आसान बना दिया है। और फिर फाइनल एंट्री कौन सी हुई, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, जिसमें आपने आखिरी दफा जाकर, लास्ट में जब आपने जाकर कोई एंट्री करनी है, तो वो एंट्री हमेशा टी अकाउंट्स में ही होगी। जब आपने ओरिजिनल एंट्री में डबल एंट्री कर ली है, तो फाइनल बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री में आप जाकर क्या करते हैं कि आप उसमें जो है वो टी अकाउंट बना देते हैं। गाइस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो आपकी 6 टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं, ठीक है जी। ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने लगा था कि ये 6 किस्म की हैं और इसमें आपके पास यू ओनली हैव 3 टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है। एक सेकेंड, या उसमें इधर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ बुक्स हैं ये, तो 6 वो होती हैं जी, और आपके पास जो है वो 3 ये होती हैं, ठीक है। और ये मैं आपको टी अकाउंट्स बनाने के बाद जब मैं बुक्स पर आऊंगा तो मैं आपको देन जो है वो बताऊंगा कि इसमें जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी जो आपके लिए आपको बताना कि
हमने बुक कीपिंग वाला फेज कर लिया है, जो कि ये वाला था रिकॉर्डिंग वाला। हमने कहा जी कि हमने ओरिजिनली जो है ना वो बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। कौन सी बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है ये बात की बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग आप कर कहाँ पे रहे हैं। क्या देयर यू गो। ठीक है, अब ये जो है वो 3 ट्रांजैक्शन जो कि हमने जो है वो कल डिस्कस की थी, सही है, और कल हमने इनकी डबल एंट्री कर दी थी। आज फिर हम इनकी डबल एंट्री जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, 1 सेकंड लगेगा डबल एंट्री करके, तब हम टी अकाउंट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टी अकाउंट जो है वो आप कैसे बनाते हो। 1 सेकंड, सॉरी, या देयर यू गो। अच्छा जी, तो पहली वाली ट्रांजैक्शन, देन अगेन रिवीजन, टू गुड्स कॉस्टिंग 300 फॉर पर्सनल यूज। आपको पता है जी पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज आती है वो आपकी ड्राइंग्स में जाती है। सबसे पहले आपने जो है वो ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया एंड उसके अगेंस्ट जो है वो, बाय द वे ये डीआर, अगर आपने ड्राइंग्स जो पहली जो लाइन में चीज लिखी जाती है फर्स्ट रो में, वो अंडरस्टूड होता है कि वो अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है। तो मुझे हर जो है वो टी अकाउंट के नाम के साथ जो है ना वो हर अकाउंट के नाम के साथ डीआर लिखना या डेबिट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं अब के बाद अवॉइड करूंगा ये। आपने अब रिप्रेजेंट उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम जर्नल एंट्रीज में प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो इसके साथ डीआर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने समझ जाना है। ओके जी, अमाउंट लिखना बहुत जरूरी है और उसके साथ जो है उसकी जो करेंसी है वो भी पुट करना बहुत जरूरी है। ओके जी, ड्राइंग्स 300 आपने डेबिट की जी, और उसके बाद जो है आपने कहा जी टुक गुड्स कॉस्टिंग। तो डेफिनेटली आपकी जो है वो अब ये डिपेंड करता है कि आपने परचेजेस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करना है या आपने टोटली इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देना है, ये आप देख लेना। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा अकाउंट यूज कर रहा है। तो मैंने इसलिए 2 लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। डेफिनेटली अगर कोई गुड्स बिजनेस में पड़ी होंगी और अगर उन्होंने परचेज अकाउंट में वो रखी हुई है तो आप परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि अब आपकी इन्वेंट्री वहां से कम हो रही है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट तब करोगे इन दैट केस, अगर आपको वो बता रहा हो जी कि बिजनेस की बैलेंस शीट आपके सामने आ रही हो और क्वेश्चन में अगर आपको जो है ना वो नजर ये आ रहा हो जी कि उसमें पड़ा हुआ है वो एक जी हमजा आपका वैसे सर, आफ्टर डबल एंट्री वी पुट देम इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आई एम आस्किंग हमजा, हम डबल एंट्री करते ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। ठीक है, हम उसके बाद का मतलब नहीं, बाद पे कहां पे पुट करेंगे। हम तो सबसे पहले जब रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, देखो मेरे पास 6 बुक्स हैं ओरिजिनल एंट्री की, मैं आपकी बात का आंसर कर रहा हूं, या मेरे पास 6 बुक्स हैं ओरिजिनल एंट्री की। सबसे पहले क्या है जी, सेल्स डे बुक है, फिर परचेज डे बुक है, फिर इनकी रिटर्न्स की दोनों डे बुक्स हैं। ठीक है, 4 ये हो गई। फिर उसके बाद आपके पास कैश बुक है और कैश बुक के बाद आपके पास जनरल जर्नल है। तो ये 6 वो बुक्स हैं जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी पॉसिबली हो सकती हैं वो आपकी इन बुक्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने उनमें रिकॉर्डिंग कर देनी है कि यार अगर डबल एंट्री हुई है रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ये 3 ट्रांजैक्शन आपके सामने हैं। अब ये जो ड्राइंग्स हैं, अब ड्राइंग्स का मुझे बताओ कि ड्राइंग्स तो किसी भी जो है वो जो नेम हम दे रहे हैं जी, सेल्स भी नहीं है, वो इस किस्म की चीज भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली जनरल जर्नल में आप जो है वो इसकी एंट्री कर देंगे। एग्जैक्टली आप जनरल जर्नल में इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि वो सारी हेड्स और अकाउंट्स, एग्जैक्टली वो सारे हेड्स एंड अकाउंट्स जो आपके किसी जगह पर नहीं आते, वो जो ऊपर वाली 4-5 बुक्स हैं, अगर उसमें नहीं आते तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली जनरल जर्नल में चले जाते हैं। अच्छा जी, ये आपका अकाउंट वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और इसका ये अकाउंट का मतलब इसका इसकी एंट्री वहां पे हो जाएगी। एंट्री का क्या मतलब है, जर्नल एंट्री, जिसमें ये जिस तरह मैं लिख रहा हूं ये आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होगी। और फाइनल एंट्री जिसको टी अकाउंट कहते हैं, टी अकाउंट इन बुक्स में नहीं आएगा, वो उन 3 बुक्स में से आएगा, एक में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फाइनल एंट्री वाली कौन सी बुक्स है। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, अब ये परचेजेस को और इन्वेंट्री को आपने किया तो ये आपकी उस बुक में, इसकी रिस्पेक्टिव बुक में इसकी क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। 300 की आपने एंट्री कर दी। ओके जी, अब इसके साथ मैं पर एंट्री करने के बाद ही साथ साथ टी अकाउंट बना रहा हूं। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पोस्टिंग वाले फेज पे। ठीक है जी, यहां पे मैं इसकी साथ ही पोस्टिंग करने लगा हूं। और पोस्टिंग में जो है वो व्हाट यू डू इज के जी, तो पोस्टिंग में आप क्या करते हो कि आप अब सेकंड फेज में आ गए हो जिसमें आप टी अकाउंट बनाते हो। टी अकाउंट सबको पता है, सिंपल टी की शेप में होता है। इसको लेजर अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने अगर कोई लेजर का वर्ड आ जाए तो याद रख लें कि लेजर का वर्ड ही मतलब ये होता है कि ये रिस्पेक्टिव टी अकाउंट की बात कर रहा है। ओके जी, सबसे पहले तो टी अकाउंट के ऊपर इसका टाइटल आता है जी यहाँ पे। ठीक है, आपने जिस अकाउंट को में एंट्री करने लगे हो उस अकाउंट का टाइटल यहाँ पे दे दो। फॉर एग्जाम्पल जी हम कहते हैं कि ड्रॉइंग्स का अकाउंट है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ड्राइंग्स का अकाउंट है, यहाँ पे हमारे पास एक इन्वेंट्री का अकाउंट आ रहा है जी। ठीक है, और इन्वेंट्री का अकाउंट भी हमने साथ ही ओपन कर दिया। अब देखो 2 अकाउंट्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, 2 डिफरेंट आपकी हेड्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। ड्राइंग इन इटसेल्फ इज एन हेड, और हेड है और अपना सेपरेट, और ये आपका एसेट का हेड है। ये आपको पता है कि ये आपका उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज कर रहा है। अच्छा जी,
तो आपने ड्राइंग्स को अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री, हम टी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं जी सिर्फ सारी की सारी बेसिस इस पर, जर्नल एंट्री की बेसिस पर, टोटल जर्नल एंट्री की बेसिस पर आपने एंट्री करनी है। टी अकाउंट में खुद से तो कुछ जाता ही नहीं है, सेंस में कि टी अकाउंट की अपनी कोई, मैं बता रहा हूं आपको, इसको इस तरीके से समझ लो कि टी अकाउंट में अपनी कोई उसकी मतलब कोई वर्थ, कोई वैल्यू, कोई वो चीज नहीं है। जो आपने जर्नल एंट्री कर दी है ना, सिंपल उसको उठा के उसके रिस्पेक्टिव टी अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पर लिख दो, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि वो आपने जो जर्नल एंट्री किया है वो उसी तरह आपकी टी अकाउंट में पोस्ट हो जाती है। अच्छा जी, जर्नल एंट्री में आपने ड्राइंग्स को डेबिट किया है, तो ड्राइंग आपको पता है ये वाली साइड डेबिट साइड होती है जी, और ये वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है। और सबसे पहले आपके पास डेट का कॉलम आता है हर साइड पे, फिर आपके पास उसकी पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, विच मीन्स के जो डिस्क्रिप्शन आपने अगर कोई देनी है, और उसके बाद आपके पास अमाउंट का कॉलम यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है जी, अमाउंट विद करेंसी आ रहा होता है, और सिमिलरली यहाँ पे भी डेट है, और रिस्पेक्टिवली जो है ना वो आपका यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये आप लोगों ने जो है वो देख लेना है उसके अकॉर्डिंगली। मैं कहता हूँ जी डेट जो भी है, हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखी, लेकिन प्लीज डेट लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीजें भी साथ साथ बताता जाऊँ, आपके एग्जामिनर जो हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो ये बात की थी जी कि मुझे एब्रीविएशंस ना मिलें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, एब्रीविएशंस को आपने अवॉइड करना है, दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर एग्जामिनर, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो अगर किसी का दिल करता है आप लोगों में से पेपर में जाकर बैलेंस ब्रॉड डाउन को BD लिखने का, BALBD लिखने का, ठीक है, और अगर किसी का दिल करता है जी कि कोई छोटा सा जो है वो इनकम स्टेटमेंट का IS लिखने का स्लैश, या जो भी आपने एब्रीविएशंस यूज करनी है, बैलेंस कैरी डाउन का BALCD लिखने का, तो उसको वो कह रही थी जी मैंने कोई मार्क नहीं देना, ठीक है। तो आप ये उनको बता दें बच्चों को कि मैंने इसके मार्क्स नहीं देने, अगर मुझे BALBD इस किस्म की कोई भी चीज़ मिलेगी मैंने उसको क्रॉस आउट कर देना, और मैंने कहना जी कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया जी, ये उनका एक मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया, आगे आपकी मर्जी है आप लोगों में से जिसने जो फॉलो करना है। अच्छा, अब बात आ गई जी, हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, हमने यहाँ पे जो है वो क्या लिखना होता है जी, हमने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी होती है जो जिसकी वजह से ये अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। आई रिपीट, रिस्पेक्टिव टी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पर आपने जब एंट्री करने लगनी है तो आपने वो देख लेना है चीज़ कि जी ये किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और आपने उस अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखना है। आसान तरीका बताऊं, झटका तरीका बताऊं, तो जो ऑपोजिट अकाउंट होता है ना उसका नाम यहाँ पे आ रहा होता है। बस इसको इस तरह याद रख लो, जिस तरह तुम्हारा दिल करता है याद रख लो। ड्रॉइंग्स को अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो क्रेडिट क्या चीज हो रही है, इन्वेंट्री, तो यहाँ पे उल्टा इन्वेंट्री का नाम आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की वजह से मुझे ड्रॉइंग्स हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, इन्वेंट्री जा रही है ना, तो इन्वेंट्री एंड उसके अगेंस्ट है वो जो आपकी अमाउंट है, कितनी ड्रॉइंग्स की हैं जो उसने ये की है 300 की। उसके बाद आ जाए जी इन्वेंट्री वाली साइड पे, तो डेट आपने रिस्पेक्टिवली दे देनी है, और यहाँ पे क्या नाम आएगा जी ड्रॉइंग्स का, कि भाई इसने इतनी ड्रॉइंग्स की, जाकर ओनर ने 300 की, ये आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिव आ जाएगा टी अकाउंट। तो टी अकाउंट में एंट्री करना भी आपका जो है ना वो बेस किस पर करता है, सारी की सारी डबल एंट्री पर बेस करता है। मैंने तो देखो टी अकाउंट में किया क्या, मैंने तो टी अकाउंट में वो चीज उठाकर लिख दी है जो मैंने डेबिट क्रेडिट पहले जर्नल एंट्री में, जो जर्नल एंट्री मैंने की थी, ठीक है। तो जो सबसे पहली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो एंट्री होती है ना वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल एंट्री में जो हो रही होती है, जो आप जो जर्नल एंट्री कर रहे होते हो। टी अकाउंट तो उसकी बेसिस पर बन रहा होता है, टी अकाउंट ने तो अपना कुछ भी नहीं है उसमें टी अकाउंट में। और अगर हाँ, अगर आपने डायरेक्टली टी अकाउंट बनाना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको कहता है कि मुझे जर्नल एंट्री नहीं चाहिए, मुझे डबल एंट्री नहीं चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली लेजर्स बना दें, यस, यूजुअली आपके जो है ना वो मैं आपको बता देता हूं, डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर होगा जी, उसमें प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला जो चैप्टर है आपका, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये सारे जो एडजस्टमेंट वाले चैप्टर हैं इनको याद रख लें कि उसने आपको इसमें डायरेक्ट टी अकाउंट्स बनवाने हैं। ये पहले वाली एंट्री हमारी होगी, हम चलते हैं जी टुवर्ड्स दी अदर एंट्री जो कि दूसरी वाली एंट्री थी, ठीक है। लेट मी ओपन अ न्यू पेज, यस। तो और पुराने वाले का मैं क्वेश्चन जो है वो रीड कर लूं दोबारा जी। अच्छा, उसमें जी तो ये पुराने वाले में बेसिकली आपको कह रहा था जी कि परचेज्ड अ मोटर व्हीकल $12,000 फॉर बिजनेस यूज यूजिंग अ चेक ड्रॉन ऑन हर पर्सनल बैंक अकाउंट। हमने इसकी एंट्री कल कर दी थी कि उसने जो है वो एक मोटर व्हीकल अगर परचेज किया, तो मोटर व्हीकल बीइंग आर एसेट, हमने मोटर व्हीकल को जो है वो डेबिट कर दिया जी विद $12,000। डेफिनेटली हमारे लिए एसेट है, कमिंग इनटू द बिजनेस, इंक्रीज इन एसेट। रूल ऑफ डबल एंट्री क्या कहता है जी, आपने करना है एवरी डेबिट एंट्री शुड हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट एंट्री, ये भी रूल ऑफ डबल एंट्री है, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके अगेंस्ट ये आपका कैपिटल विच इज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस कर रहा है, ओनर्स इक्विटी। तो ये आप
क्रेडिट कर देंगे विद 12,000 और इसके अगेंस्ट जो है वो आप $12,000 जो है वो आप इसकी रिस्पेक्टिव अप कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स टी अकाउंट्स बनाने। अच्छा, बाय द वे मैं टी अकाउंट्स के बारे में बता दूं, जो मैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री कह रहा था गाइस, देयर आर 3 बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इनको एक्सप्लेन मैं डिटेल में बुक्स पे करूंगा, लेकिन नाम अभी बताने लगा हूं। इनका नाम दिया जाता है जी लेजर बुक्स को। इनका नाम दिया जाता है जी लेजर बुक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं जी, बुक्स ऑफ जो फाइनल एंट्री है इनको आप लेजर बुक्स कहते हैं। लेजर बुक्स कभी भी याद रखना, और कभी किसी अकाउंटेंट से बात कर रहे होगे ना, कभी बात करना, तो वो तुम्हें बात पता है क्या करेगा, वो तुम्हें टी अकाउंट्स या तुम्हें इस किस्म का नाम नहीं लेगा, वो तुम्हें कहेगा यार लेजर में ये एंट्री हो रही है, लेजर बुक्स में। लेजर बुक्स की तरह है वो, आप देखेंगे ना जब, तो आप नॉर्मली ऑफिस में भी, यार उसका मैंने लेजर देखना जाके, उसके लेजर्स दिखाओ मुझे। वो क्या मतलब होता है इसका? वो मतलब ये होता है कि भाई मुझे टी अकाउंट्स वाली बुक दिखाओ, जो बुक ऑफ फाइनल एंट्री है वो मुझे दिखाओ। लेजर बुक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है जी सेल्स लेजर। ये एक किताब होती है सेपरेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, कस्टमर्स की, जो डेटर्स होते हैं क्रेडिट पर जो आपके आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास परचेज लेजर होता है, परचेज लेजर, और आपके पास लास्ट में जनरल लेजर। ये 3 होते हैं जी, जो दुनिया जहान के अकाउंट्स, जो आपके डेटर्स, ये सिर्फ डेटर्स हैं, ये सिर्फ क्रेडिटर्स हैं। और अगर आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलावा जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके जीएल में जाकर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जीएल जनरल लेजर का एब्रीविएशन, ये बहुत कॉमनली यूज होता है हर ऑफिस में। यार ये एंट्री जीएल में कर दो, यार ये एंट्री जीएल में होगी, जीएल का लेकर आओ, क्या जो है वो आप इस पेज पर लेकर आओ, क्या एंट्री हुई थी, क्या रिकॉर्डिंग हुई। ये वो सारी की सारी, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि आपकी ये सारी चीजें मेंटेन होती है। अब तो कंप्यूटर्स पे हो रही है ना मेंटेन, लेकिन बुक्स बन रही हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भी बेशक आप एंट्रियां कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली करते हैं, लेकिन वो तब भी आपको देखना पड़ता है जीएल में क्या आ रहा है, जीएल में क्या चीज नहीं आ रही, ये चीज जीएल में जाएगी नहीं जाएगी। तो ये जनरल 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स, परचेज लेजर, सेल्स लेजर एंड जनरल लेजर। ये 3 बुक्स ऑफ फाइनल एंट्रीज, 6 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें डबल एंट्री हो रही है, एंड देन दीज 3 बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री जिसमें कि आपके टी अकाउंट्स बन रहे हैं। इनमें सिर्फ टी अकाउंट्स बनते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। इनकी डिटेल में आपको बुक्स में ही जाकर करवाऊंगा। जितनी बात बताई है वो समझ आई? ओके गुड, ओके परफेक्ट परफेक्ट। अब आ जाएं जी टुवर्ड्स, थैंक यू, अब आ जाएं जी टुवर्ड्स टी अकाउंट जो हम इसका बना रहे थे। मोटर व्हीकल का टी अकाउंट रिस्पेक्टिवली आपने डेफिनेटली एक आप ये मोटर व्हीकल का टी अकाउंट ओपन कर लोगे, और एक आपका इधर जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट ओपन कर लोगे, विच इज द ओनर्स इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट। अब मुझे पता है कि सबको पता लग गया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंगली डेट यहाँ पे पुट कर लेनी है जी, और आपने यहाँ पे जो है वो मोटर व्हीकल पे अगर एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड पर, मोटर व्हीकल क्योंकि डेबिट हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बताओ जरा मुझे, यहाँ पे क्या लिखूं? कैपिटल। थैंक यू, थैंक यू, परफेक्ट। यहाँ पे आपका कैपिटल आ गया जी, और उसके अगेंस्ट जो है वो 12,000 आपकी जो है वो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, डेट आ गई, मोटर व्हीकल। अब देखो कितना आसान है हमारे लिए अब ये पढ़ना कि जो है वो, अब अगर आपको सिर्फ मैं टी अकाउंट्स आपके सामने हो, मैं कहता हूं मैंने ये ऊपर वाली जो ओरिजिनल एंट्री वाली चीज है इसको मैं अगर आप रिमूव कर दूं, ठीक है, जो आपने जर्नल एंट्री की है, आप तब भी सिर्फ लेजर अकाउंट्स को, टी अकाउंट्स को देखकर ये पता कर सकते हो कि यार ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। मेरे सामने मोटर व्हीकल का टी अकाउंट है और मैं देख रहा हूँ कि यार ये डेबिट हुआ है, तो और मैंने लिखा उसके ऊपर कैपिटल हुआ है, तो मुझे पता लगा कि यार ये ओनर ने कोई इन्वेस्टमेंट की है इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल, कि उसने हमें कोई गाड़ी बिजनेस के लिए जो है ना वो यूज करने के लिए या तो दी है या लेकर दी है, और हमें वो ट्रांजैक्शन से पता लग रहा है। उधर से मैंने देखा कि यार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, विच मींस, और मोटर व्हीकल के लिए इसका मतलब है कि ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, और इन द फॉर्म ऑफ अ कार दैट ही इज एक्चुअली पुट इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो आप टी अकाउंट्स को देखकर भी डायरेक्टली जज कर लेते हो कि एंट्री और ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपकी दूसरी वाली एंट्री थी, और थर्ड वाली के टी अकाउंट जो है वो रिस्पेक्टिवली 3 बन जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम वैल्यू मशीन 990 का था, और इसमें जो है वो 865 न्यू मशीन का है, और बाकी जो है वो रिपेयर्स का है। ओके जी, हम जो है वो नीचे इसकी एंट्री कर देते हैं। या तो ये थर्ड वाली एंट्री है जी, और इसमें जो है वो आपने क्या किया था, सबसे पहले तो आपने न्यू मशीन परचेज की, तो आपने क्या किया, न्यू मशीन को डेबिट कर दिया, ठीक है, 865 से। ओके, उसके बाद आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की, जो है वो एक एक्सपेंस था,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ये पूरा लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। 125, यस 125 का आपने डेबिट किया था जी इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को, और थर्डली आपने जो है वो वैले मशीन्स, क्योंकि आपने उनको पेमेंट करनी है। यस, थैंक यू मुस्तफा। आपने वैल्यू मशीन को जो है वो आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि दिस इज द कंपनी दैट यू हैव टू पे 990 आपके जो है वो डॉलर्स। तो ये हमारे पास एक कंबाइन है। देखो, अच्छा सेपरेटली भी आप कर सकते हो बाय द वे, मैं अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको सेपरेटली भी कर देता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके दो तरीके हैं जर्नल एंट्री करने के। मैं ये पहले वाला प्रेफर करता हूँ, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ जी। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री, आई ऑलवेज प्रेफर कंबाइंड एंट्री, क्योंकि दिस गिव्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। सेपरेट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेपरेट करूं तो मैं क्या करूंगा, न्यू मशीन डेबिट, ठीक है, विद 865 एंड उसके अगेंस्ट वैले को क्रेडिट कर दें आप, ठीक है, क्योंकि आपने इनको पेमेंट करनी है ना, इनको भी पेमेंट की तो नहीं है, लाइबिलिटी है 865 आपकी। फॉर ईच डेबिट एंट्री देयर शुड ऑलवेज बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट एंट्री। ओके, ये तो होगी पहली ट्रांजैक्शन। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट की आप सेपरेट कर सकते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू ओल्ड मशीन, ठीक है, कितने का जी, $125 एंड इसके अगेंस्ट जो है वो वैले मशीन, क्योंकि ये पेमेंट भी तो उन्हीं को करनी है ना टोटल। अब देखो जरा समझना एक सेकंड के लिए इस बात को, देखो ये दूसरी एंट्री सबको विजिबल है स्क्रीन पे, क्योंकि थोड़ा सा लैग आता है उसकी वजह से, बैंडविड्थ की वजह से। सब ये दोनों एंट्रियां जो मैंने लिखी हैं वो नजर आ रही हैं, राइट। अब देखो दोनों को मैंने सेपरेटली लिख दिया। अब दूसरी वाली को कॉन्सेंट्रेट करना, ये मैं इस वाली की बात कर रहा हूं, इस वाली की बात कर रहा हूं, जिसमें जो है वो आपकी न्यू मशीन 865 वैले को क्रेडिट कर दिया। वैले को कितने पैसे देने हैं, 865 नई मशीन के। उसके बाद वैले मशीन वालों से कुछ रिपेयर कराए, वो भी तो काम कराया ना, उसके पैसे उनको कितने देने, 125। तो देखो दोनों क्रेडिट अगर हो रहे हैं, दोनों क्रेडिट को ऐड करोगे तो कितना बनता है, 990। तो टोटल पेमेंट तो उनकी फिर भी 990 की बन रही है ना, पैसे तो उनको 990 देने हैं। तो मैंने क्या किया था, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में 990 को एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन करके प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेटर बना दी थी। मेरी बात समझ आई अब सबको? आई डोंट माइंड आप इसको सेपरेटली भी कर दें, अगर आपने उसको क्या कहते हैं एग्जाम में भी अगर आपने सेपरेट करना है, अगर ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सेपरेटली करने पर ज्यादा अच्छा है तो आई डोंट माइंड एंड आई वोंट स्टॉप यू, आप सेपरेटली कर लो। अगर आप कंबाइन करके कर सकते हो तो आप कंबाइन करके कर लो, जैसे आपको जो है ना वो बेटर लगता है आप उस तरीके से कर लो, आई डोंट माइंड एट ऑल, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों को बस ये समझ लो कि सेपरेटली भी हो जाती हैं और एक उसमें भी हो जाती है। अच्छा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम जी, मैंने जो उसमें बाइफिकेशन किया है, जो मैंने डिवीजन किया है, एनी प्रॉब्लम इन दैट? परफेक्ट, आगे चलते हैं जी। सही हो गया, अब मैं इसके टी अकाउंट बनाने लगा हूं। ये हमारे पास जो है वो, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है वो उसके आ रहे हैं। सबसे पहले तो न्यू मोटर व्हीकल के नाम से आपने एक अकाउंट बना लेना है, जो कि आपका नया वाला मोटर व्हीकल आ रही है, इसका टी अकाउंट बन गया। फिर आपका एक टी अकाउंट बन जाएगा जी जो आपका एक्सपेंस का है, रिपेयर्स का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक अकाउंट आपका बना होगा आपके पास। यस मुस्तफा, न्यू मशीन का एक बन गया, एक वो बन गया, और एक आपका वैले जो मशीन वाले हैं जिनको आपने पैसे देने हैं, जो कंपनी का नाम है, एक आपका टी अकाउंट उस आपकी बुक्स में वो बन गया। अच्छा जी, न्यू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट है, ये बता दूं किस बुक में जाएगा, किस लेजर में जाएगा। बुक ऑफ फाइनल एंट्री में जब इसका टी अकाउंट बनना है तो देखो ना तो ये सेल्स लेजर में जा रहा है क्योंकि कोई सेल नहीं हो रही, ना ये परचेज लेजर में, ना ये डेटर है, ना ये क्रेडिटर है, तो ये जनरल लेजर में बनेगा, ठीक है। जितने इनकम्स आपको मैं जब मैं करवाऊंगा तब बताऊंगा, झटका तरीका बताने लगा था। जितने इनकम्स एक्सपेंसेस और आपके जितने एसेट्स वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जीएल में जाते हैं। ये जब मैं आपको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री करा रहा हूँ ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अच्छा जी, न्यू मशीन आपने डेबिट कर दी, विद डेट आ गई। अब न्यू मशीन की जगह मैं क्या लिखूं जी यहाँ पे डेबिट साइड पे? वैले, वेरी गुड मुस्तफा, वैले मशीन्स, एग्जैक्टली मारिया, वही आप भी, आई एम श्योर कि आप भी वही लिख रहे थे। वैल्यू मशीन जो है वो आपकी कितने की, 865 की न्यू मशीन आपके पास आई है जी। यहाँ पे आपने 865 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी, डॉलर्स आपके पास आ गया, ओके। अब उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो हमें रूल ऑफ डबल एंट्री क्या करता है कि वो
डेबिट होता है, जाहिर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। हमने उसके अकॉर्डिंगली इस पे भी वैले लिखा जाएगा, डेट आ जाएगी आपकी रिस्पेक्टिव, और पूरा आप लिखेंगे जी वैले मशीन, और उसमें आपके पास 125 का यहाँ पे एंट्री आप कर देंगे। और थर्डली आप वैले मशीन को क्रेडिट करेंगे विद, चाहे दोनों को सेपरेटली लिखकर कर दो, कंबाइन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एंट्री करते हुए सेपरेटली लिखना मैं ये प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि दो अकाउंट सेपरेट है। डेट आ गई, उसके बाद सबसे पहले न्यू मशीन के कितने पैसे देने हैं आपने, उसको ये लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है जी। सॉरी ये थोड़ा सा स्क्रिबल हो रहा है, इसको जरा देखना। न्यू मशीन ये आ गया 865 यहाँ पे इसका, और दूसरा आपका जो है वो रिपेयर्स ऑफ ओल्ड मशीन, जो भी आपने इसका रेफरेंस दिया होगा उसमें आप जो है वो 125 ये कर लोगे। ये टोटल आपके पास इसका जो है वो आएगा। गो थ्रू दीज नोट्स, ठीक है, ऑल ऑफ देम, इनको रीड कीजिए। आपके पास ये दोनों किस्म के नोट्स हैं, इसमें अच्छी खासी डिटेल दी हुई है। ये लेजर अकाउंट्स को भी पढ़ना है आपने, ठीक है। ये लेजर अकाउंट्स में जो है वो जरा कितने टाइप्स मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पे, कौन सी चीज कब किस अकाउंट में कैसे क्रेडिट डेबिट होती है, वो मैंने सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो कल बेसिकली जो है वो हमने जहाँ पे फिनिश किया था, दैट वाज रिगार्डिंग डबल एंट्री जो हम कर रहे थे, ठीक है, इफ यू गाइस रिमेंबर। और डबल एंट्री में जो है वो कुछ ट्रांजैक्शंस को हमने देखा था, वो जो प्रीवियस वाली ट्रांजैक्शंस थी, एंड वी लुक्ड एट देम एंड वी वर ट्राइंग टू पोस्ट देम इनटू टी अकाउंट्स एज वेल। आज भी इसी प्रैक्टिस को लेकर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा चीजों को, एंड देन जो है वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के मटेरियल में देखेंगे कि हाउ गुड आर वी नाउ एंड हाउ वेल हैव वी अंडरस्टूड एक्सक्यूज मी द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री, एंड जो है वो आपकी पोस्टिंग वाला जो सेक्शन है। ठीक हो गया जी। ऑलराइट, सो पोस्टिंग वाले सेक्शन में हम यूजुअली जो है मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस ऑफ करना और ये चीजें दिखा दूं कि जो है वो आप बैलेंस ऑफ कैसे करते हैं। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है वो एक्सप्लेनिंग इट टू यू। हम एक लेते हैं जी, कोई भी एसेट अकाउंट ले लें आप, ठीक है, और उसमें जो है ना वो हमने बेसिकली क्या किया, लेट्स से जी हमने बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग का अकाउंट है ये, ठीक है, एक बिल्डिंग का अकाउंट है, और हमने कुछ बिल्डिंग्स जो है ना वो परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, और डेट कोई भी हो सकती है। उसमें जो है ना हमने कैश से एक मैंने बिल्डिंग परचेज की, लेट्स से जी कि वो 100,000 की थी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद एक बैंक से जो है वो पेमेंट करके 50,000 की एक और बिल्डिंग परचेज की, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो मैंने कुछ जो है वो क्रेडिट पर परचेज कर ली ABC लिमिटेड से, ठीक है जी, एक कंपनी थी ABC कंपनी से, मैंने जो है ना वो आपकी परचेज कर लीजिए बिल्डिंग जो है वो लेट्स से 30,000 की। ओके, अब इसके बाद हुआ क्या कि मैंने इसमें से जो है ना वो एक बिल्डिंग सेल कर दी। आई सोल्ड दैट बिल्डिंग फॉर, इसको यूजुअली तो हम मैं जब आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा और उसके मैं डिस्पोजल पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे जाता है, लेकिन अभी फॉर नाउ मैं इसमें सिर्फ ये डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ कि जी मैंने उसको कैश पे बेच दिया, मैंने पैसे ले लिए उससे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैंने उससे पैसे ले लिए। वरना यूजुअली आप यहां से इसको ट्रांसफर करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है, वो जब मैं डेप्रिसिएशन कराऊंगा मैं तब आपको करा दूंगा। ऑलराइट, इसमें से आप ये कह लो कि मैंने एक बिल्डिंग को बेच दिया जी जो है ना वो 40,000। अच्छा, ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड रिगार्डिंग बिल्डिंग। अब मैंने करना क्या है, मेरे लिए एक टास्क है कि आई नीड टू बैलेंस ऑफ एवरी अदर अकाउंट। व्हाई डू आई नीड टू डू दैट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी नीड टू डू दैट फॉर अ रीजन कि मैंने सबसे पहले आपको जब बताया था, मैं यहां पे बल्कि लिख भी देता हूं, जब आपने एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने उसकी बुक कीपिंग की, ठीक है, और बुक कीपिंग करने के बाद हम उसकी करते हैं पोस्टिंग लेजर्स में, ठीक है, लेजर्स में पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग होने के बाद हम उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अल्टीमेटली हम जा कहां पे रहे हैं, हम जा रहे हैं ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करना। हमारा एंड पॉइंट क्या है, ये देखो, ट्रांजैक्शन से शुरू होके एंड पॉइंट आपका यहां। दिस इज द रीजन व्हाई वी अकाउंट for transactions. This is the basic reason and the main reason why we are doing and what we call accounting, जो है ना वो एक सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट करना इन ट्रांजैक्शंस को in order to find out कि what is the increase or the decrease in a particular asset, liability or a capital account or incomes and expenses के against मुझे क्या profits हो रहे हैं या losses. How do I actually need to find them out? I need to balance off each एंड एवरी अकाउंट, और मैं उसका बैलेंसिंग अमाउंट जब तक नहीं लेकर जाऊंगा मुझे कैसे पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं, फॉरगेट अबाउट दिस अकाउंटिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आपके पास
जो है वो आपको कुछ पैसे कहीं से मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को अभी ईद गुजरी है, ईदी मिली आप लोगों को, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल, आप लोगों को ईदी मिली, लेट्स से कि 10,000 रुपीज आपको दोनों को जो है ना वो, अगर आप लोग हैं और आप लोगों को ईदी मिल जाती है अब उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसमें से जो है वो कुछ स्पेंड कर लेते हैं। आपने डेफिनेटली उस ईदी को स्पेंड किया होगा, ठीक है। अगर आपने लेट्स से उस ईदी में से 3,000 रुपीज स्पेंड कर ली, अब बाकी कितने बचे आपके पास? 7,000 ईच, 700 नहीं 7,000, या 7,000 ईच। अच्छा, मकसद ये कहने का है कि ये 7,000 कैसे आया? ये 7,000 ऐसे ही आया ना कि मैंने जितने मुझे मिले थे मैंने उसमें से जितने स्पेंड कर दिए। अब मेरे पास कितने बचे हुए हैं? क्या मैं अगर अपने अकाउंट को बैलेंस ना करूं और मैं आपको एग्जैक्टली यहां पे मैं वापस आता हूं इस ऊपर वाले पे, मैं नीचे पहले आपको बना दूं। ये मैं आप लोगों का कैश अकाउंट बना रहा हूं, जो आप लोगों को अगर कोई ईदी मिली है। आपको रिसीव कितनी हुई जी? मुझे रिसीव होगी फ्रॉम मिस्टर ए बी सी, जितने आपके जो है ना वो लोगों ने आपको ईदी दी मिला के, वो आपके पास आई 10,000। उसमें से आपने स्पेंड कितने कर लिए जी? मैंने इतने स्पेंड कर लिए। अभी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्पेंड क्या किया आपने उसमें से 3,000। आपके पास बचे कितने? 7,000। अगर मैं ये अपना अकाउंट बैलेंस ना करूं तो क्या मैं 10,000 का 10,000 लिखी जाऊंगा हर दफा? क्या मेरी जेब में 10,000 पड़े हुए हैं? नहीं। क्या मेरी पॉकेट में 10,000 है? नहीं। मैंने उसमें से स्पेंड कर लिए 3,000। मेरे पास 10,000 नहीं है अब, ठीक है। तो मैं 10,000 अगर नहीं है तो 10,000 शो कर सकता हूं? नो, आई कैन नॉट शो 10,000। हाउ इज इट इवन मतलब लॉजिकल टू से कि यार मेरे पास 10,000 थे उसमें से 3,000 खर्च कर लिए, अभी भी मेरे पास 10,000 है। बैलेंस ऑफ करने का, मेरी बात समझने की कोशिश करना, बैलेंस ऑफ करने का रीजन बता रहा हूं कि जब तक आप बैलेंस ऑफ नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास नेट अमाउंट या नेट एसेट, जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं, नेट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी बची हुई है भाई। मैंने बिल्डिंग्स परचेज की थी, 4 बिल्डिंग मैंने परचेज करनी, उसमें से 2 बेच दी। क्या मेरे पास अभी भी 4 की 4 पड़ी हुई है? क्या मैं 4 की 4 बिल्डिंग्स की जो उसकी कॉस्ट है वो बैलेंस शीट में शो करूंगा? नो। हैव आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर कि आप बैलेंस क्यों करते हैं अकाउंट्स को? गुड, गुड मारिया, थैंक यू। अब आपको यह पता करना है कि भाई मेरे अकाउंट में एंड पे कितना क्या बच गया हुआ है। अगर कैपिटल है, मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी की थी, उसमें से मैंने ड्रॉइंग्स इतनी कर ली, मेरे पास कितना बचा जो मेरे जो है वो शेयर ऑफ इक्विटी है मेरा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, जिसके लिए आप अकाउंट्स को, टी अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करते हैं। बैलेंस ऑफ किए बगैर आप अमाउंट नहीं लेकर जा सकते, कोई भी अमाउंट नहीं लेकर जा सकते इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियड। नो क्वेश्चन आफ्टर दैट, नो क्वेश्चन आफ्टर दैट। जब तक अकाउंट बैलेंस नहीं करोगे, बैलेंसिंग अमाउंट्स को नहीं लेकर जाओगे, आप कभी भी गलत अमाउंट ले जाओगे, वरना अगर बैलेंस ऑफ नहीं करोगे तो। ओके जी, अब ये समझना है कि बैलेंस करना कैसे है। ओके जी, बैलेंस आपने ऐसे करना है कि आपकी जो बड़ी वाली साइड होती है, जब आप अकाउंट को देख रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। वो आपको अकाउंट से नजर आ रहा होता है कि यार कौन सी वाली साइड बड़ी है। आपने सबसे पहले उस बड़ी वाली साइड का टोटल कर लेना, ठीक है जी। एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लूं, फिर मैं टोटल करता हूँ। जी, तो अब आप जो है वो इसमें डेबिट साइड बड़ी है, नेचुरली एसेट्स के आपके सामने है, इसका टोटल करो। आपके पास टोटल क्या आ रहा है? 100,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 इज 180,000। जी हमजा, मैं आपको एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूं, मैं उसको बैलेंस ऑफ ही करने आ रहा हूं, ठीक है। तो आप ठीक कह रहे हो हमजा, मैं इसको बैलेंस ऑफ कर लूं। 180,000 आपके पास जो है वो टोटल है। आपने डबल लाइन, सिंगल लाइन ऊपर टोटल करने के लिए गाइस, और डबल लाइन नीचे उसको क्लोज करने के। अकाउंटिंग में डबल लाइन मींस के आई हैव क्लोज्ड दिस हियर, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर अमाउंट जो कि इस पीरियड में से नीचे आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने डबल एंट्री का रूल क्या कहता है, यहां पे लिखता हूं। डबल एंट्री रूल क्या कहता है? टोटल ऑफ डेबिट्स should always equal what? Total of credits। यही कहता है ना डबल एंट्री का रूल। मैंने बाय द वे कल गाइस नोट्स अपलोड कर दिए थे उस पे,
जो हमने पढ़ा था। आई होप कि यू वुड हैव गॉन थ्रू देम, ठीक है। तो उन नोट्स को भी जरा रेफर कर लो, आपके कोर्स पैक में पढ़े हुए, कल वाली क्लास में आपके पढ़े होंगे। अच्छा जी, तो वो आपको एंड तक आप एक्सेस कर सकते हो, इस सेशन के एंड तक, जब मर्जी उसको करो। अच्छा, टोटल ऑफ डेबिट्स टोटल ऑफ क्रेडिट्स के इक्वल होना चाहिए, हमें पता है इस बात का कि टोटल ऑफ डेबिट्स टोटल ऑफ क्रेडिट्स के इक्वल है। अच्छा जी, अब क्योंकि एवरी डेबिट एंट्री हैज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट एंट्री, आई होप कि ये रट्टा लग गया होगा सबको, ठीक है। और रट्टा अगर नहीं लगा तो लगा लो इसको रट्टा। अब अगर टोटल डेबिट्स टोटल क्रेडिट्स के इक्वल है तो फिर मुझे 180,000 को 180,000 यहां पे लिखना है। 180,000 का टोटल आपके पास आ गया। अच्छा जी, तो 180,000 का आपके पास टोटल डेबिट्स हैं और 180,000 के ही टोटल क्रेडिट आपके पास आएंगे, जो कि आपके पास इक्वल हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने क्रेडिट साइड पर, जस्ट लिसन टू मी नाउ, अगर मैंने क्रेडिट साइड पर, ये देखो, ये जो डेबिट साइड पर मैंने 180,000 लिखा है, ये मैंने किस ऊपर वाली सारी चीजों का सम करके लिखा है ना, ये जो मैंने चीजें मेरे पास थी उनका सम करके लिखा है। तो क्या मैंने अगर क्रेडिट साइड पर जो है वो 180,000 टोटल लिख दिया, तो क्या मेरे पास ये ऊपर सम 180 का कहीं पे बन रहा है? नहीं बन रहा, ठीक है। वो आपका सम जो है वो 180 नहीं बन रहा। अब अगर नहीं बन रहा तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे इसको 180 तो बनाना है, क्योंकि मुझे टोटल करना है। तो मेरे पास मिसिंग अमाउंट कौन सी है? अगर मेरे पास 40 ऑलरेडी ऊपर है, तो मेरे पास कौन सी अमाउंट मिसिंग है कि मेरे पास 180 दोनों का सम बन जाए? तो आप 180 में से 40 को माइनस कर दो, तो आपके पास 140,000 बचता है। तो 140,000 बेसिकली जो है वो आपकी बैलेंसिंग अमाउंट है। ये आपकी बैलेंसिंग अमाउंट है, जिसको आप बैलेंस कैरेट डाउन भी कहते हैं। बैलेंस कैरेट, मैं यहां पे एब्रीविएशन लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बैलेंस कैरेट डाउन। इज एवरीवन क्लियर? आपने जो रिमेनिंग अमाउंट होती है आपने उसको बैलेंस ऑफ करना होता है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो है वो आप ये बनाते हो। तो दिस इज व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ। जो बैलेंस कैरेट डाउन बनता है, उसके ऑपोजिट साइड पर नेक्स्ट पीरियड में आप उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ऑन द ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन कर लो 140,000, दिस इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये आपका इस तरह आ रहा है। तो ये दिस इज हाउ यू बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि अब आप उसको जो है वो बैलेंस उस तरीके से